Okay. So exercise 3.6 question number 2 पेज नंबर 67. क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट बोल रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नदी, जैसे कि अब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ध्यान से देखना. एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अप स्ट्रीम. अच्छा से समझना. जैसे कि मान लो, अच्छा से समझना, हाँ, इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मान लेते हैं कि ये एक नदी है, ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है. ये नदी है, ऐसा बह रहा है. नीचे से ऊपर तो पानी जाएगा नहीं, ना जाता है. नदी कभी देखा है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है? नहीं, तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है. ठीक है. तो जब ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, डेट मीन्स डेफिनेटली पानी का कुछ एक स्पीड होगा. पानी जो बह रहा है उसका कोई एक स्पीड होगा. अब अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे कि मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो कि ये जो पानी का जो स्पीड जो है, पानी का स्पीड, ठीक है, पानी का जो स्पीड है, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. पानी का स्पीड जो है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर. अगर कोई इंसान एक बोट लेकर, ठीक है, एक बोट लेकर ऊपर जाना चाहता है, ऊपर में, और इसका बोट का स्पीड जो है वो है 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. ऊपर से नीचे की तरफ जब आता है दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, एंड ऊपर की तरफ जो जाता है दैट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम. ठीक है. ठीक है. पानी का स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर. और बोट का स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर. अब मान लो कि ये बोट जो है ऊपर जाना चाहता है, ये बोट जो है ऊपर जाना चाहता है. ठीक है. तो वो जिंदगी भर अगर वो कोशिश करे फिर भी वो ऊपर नहीं पहुंच पाएगा. अगर वो जिंदगी भर, ये बोट जो है जिंदगी भर अगर कोशिश करेगा ऊपर जाने के लिए, वो कभी नहीं पहुंच पाएगा. क्यों? क्योंकि पानी का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और बोट का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर. तो इसका स्पीड ज्यादा है, यानी वो बोट को बहा कर ले जाएगा, यानी फ्लो करके लेके चला जाएगा पीछे की तरफ. समझ आ रहा है? वो कभी भी जा नहीं पाएगा. तो उस केस में क्या होगा, हमको बोट का स्पीड बढ़ाना होगा. तो बोट का स्पीड हम मान लेते हैं, अब है हमारे पास बोट का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. बोट का स्पीड जो है वो है 15 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम का स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर. अब देखो, ये बोट जो है ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ऊपर जाने का कोशिश करेगा. तो ऊपर जब जाएगा ये ऊपर पहुंच सकेगा क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है. ज्यादा होने से वो ऊपर पहुंच सकता है. तो ये चीज एकदम दिमाग में रखना है कि पानी का जितना स्पीड है, बोट का स्पीड हमेशा ज्यादा होना पड़ेगा, तभी वो ऊपर जा सकता है. अगर आप कैलकुलेशन करते हो, अगर आप कैलकुलेशन करते हो और कैलकुलेशन में, ठीक है, कैलकुलेशन में अगर आपका बोट का स्पीड कम निकलता है और पानी का स्पीड ज्यादा निकलता है, इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन गलत है या तो फिर आपका आंसर गलत है. ठीक है. तो क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, आपका आंसर ही गलत होगा. समझ आ रहा है ना? हमेशा याद रखना कि बोट का स्पीड जो है हमेशा ज्यादा होना चाहिए पानी का स्पीड से. अगर आप सॉल्व करते हो और मान लो कि आपको स्पीड मिला बोट का और पानी का, बोट का स्पीड जो है कम है और पानी का ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन गलत है या तो फिर आपका आंसर गलत है. क्लियर है? सो क्वेश्चन तो गलत होने का चांसेस बहुत कम है. हाँ,
हाँ, हर केस में जहां पे भी डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम होगा वहां पे बोट का स्पीड ही ज्यादा होगा, वही मैं समझा रहा हूं। जहां पे भी डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम होगा वहां पे बोट का स्पीड ज्यादा ही होना पड़ेगा, तभी वो ऊपर जा पाएगा। अदरवाइज पूरा जिंदगी कोशिश कर लो वो नहीं जा पाएगा। अभी मान लो पानी का स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर, बोट का स्पीड भी अभी हम मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। अगर हम दोनों का स्पीड सेम रखे तो याद रखना बोट जहां का तहां ही रह जाएगा, मतलब जिस पोजीशन में है वहीं पे रह जाएगा, जिंदगी भर वहीं पे रहेगा, वो आगे भी नहीं बढ़ेगा पीछे भी नहीं बढ़ेगा, उसी जगह में रहेगा। समझ आया? यानी बोट का स्पीड जो है डेफिनेटली ज्यादा होना पड़ेगा तभी वो ऊपर जाएगा। अब याद रखना, जब कभी भी बोट जो है ऊपर की तरफ जाता है यानी अपस्ट्रीम होता है, जब कभी भी बोट ऊपर की तरफ जाता है, याद रखना बोट का जो स्पीड है, बोट का जो स्पीड है, बोट का स्पीड से पानी का स्पीड माइनस हो जाता है। यानी ऊपर की तरफ जब जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका स्पीड जो होगा वो सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड से जब आता है ना उसका स्पीड माइनस हो जाता है। समझ आया? यानी एक्चुअली में अगर हम बोट का स्पीड 15 ले ले और पानी का स्पीड 10 ले ले तो इसका मतलब ये हुआ कि बोट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वो 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है। ठीक है? और जब कभी भी बोट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जब कभी भी बोट ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो बोट का जो स्पीड है और पानी का स्पीड जो है वो लोग एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों प्लस हो जाता है। क्लियर है? दोनों स्पीड प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मूवी का नाम मैं बता रहा हूं, जैसे कि सिंघम मूवी देखा था आप लोग ने, फर्स्ट पार्ट है ना। सिंघम मूवी में एक सीन है, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, एक गुंडा जो है, एक विलेन जो है वो दौड़ता रहता है और उसके पीछे में हीरो अजय देवगन दौड़ता रहता है। आप लोग ने देखा है कि नहीं ये सीन? रास्ता में वो दौड़ता रहता है और वो पीछे से सिंघम जो है पीछे से आके एक थप्पड़ मारता है उसको, वो गिर जाता है। गिरने का कारण क्या है कि ऑलरेडी वो इंसान कुछ स्पीड से दौड़ रहा था, अपना मैक्सिमम स्पीड से दौड़ रहा था। पीछे से जब उसने फोर्स लगाया यानी उसको एक्स्ट्रा स्पीड दिया, जब एक्स्ट्रा स्पीड दिया वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, गिर गया। समझ आया? तब नहीं गिरता, क्योंकि देखो जब कोई चीज मूव कर रहा है वो अपना मैक्सिमम स्पीड में वो दौड़ रहा था, उसके ऊपर उसका लिमिट नहीं है। अगर कोई भी थोड़ा सा भी अगर उसको धक्का दे देना वो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और वही चीज अगर वो अपोजिट डायरेक्शन से देता, यानी वो इंसान ऐसा के दौड़ रहा है और सिंघम जो है यहां से थप्पड़ मारता ऑपोजिट साइड से, उसका स्पीड रुक जाता यानी कम हो जाता। समझ आ रहा है? तो यही चीज यही पॉलिसी अप्लाई करना है कि जब कभी भी दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है, सेम डायरेक्शन में मूव करता है, दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस हो जाएगा। और जब माइनस होगा ये हमेशा याद रखना किसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए? बोट का। तो हमेशा याद रखना, दिमाग में बैठा के रख लो, बोट का स्पीड माइनस पानी का स्पीड। क्लियर है? यानी अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इस बोट का स्पीड जो है वो है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्ट्रीम का है y किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट? यानी जब कभी भी बोट जो है, डेफिनेटली बोट का स्पीड क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए पानी के स्पीड से। वेरी गुड। तो अब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो याद रखना बोट का स्पीड माइनस पानी का स्पीड होता है, यानी ऊपर की तरफ जो स्पीड होगा डेट विल बी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट? और जब कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो क्या होता है स्पीड?
प्लस होता है, यानी उस केस में होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट? ओके। अभी मान लो एग्जाम में, ध्यान से सुनना, मान लो एग्जाम में किसी बच्चा ने, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अच्छा से समझना, मान लो एग्जाम में किसी बच्चा ने बोट का स्पीड x माना था और पानी का स्पीड y मिला था, तो उसका कंडीशन होगा x माइनस वाई अपस्ट्रीम के लिए और डाउनस्ट्रीम के लिए x प्लस वाई। ठीक है। अभी मान लो कि किसी बच्चा ने y किलोमीटर पर आवर माना था बोट का स्पीड, यानी बोट का स्पीड जो है किसी बच्चा ने ये माना था, ठीक है, ये कंडीशन में बता रहा हूं, और पानी का स्पीड जो है किसी बच्चा ने x किलोमीटर पर आवर माना था। कोई डाउट? तो दिमाग में ये मत रखना कि हमेशा x माइनस वाई होता है और x प्लस वाई होता है, ये कंडीशन के ऊपर होता है कि आप किसको क्या ले रहा है। तो मैंने जो बताया, बोट से हमेशा पानी का स्पीड माइनस होता है, यानी अगर हम लोग y मानते हैं तो ऊपर की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो उस केस में बोट का स्पीड जो होगा, यानी बोट का स्पीड जो होगा डेट विल बी y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट? और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो डेट विल बी y प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो एग्जाम में अगर आप सोचेगा कि मैं चीटिंग करूं और आपने y माना है, ठीक है, y माना है बोट का स्पीड और पानी का स्पीड x माना है, तो आपका ये कंडीशन आएगा। और मान लो कि आपके आगे कोई एक बच्चा बैठा है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसका इक्वेशन ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो आप ये मत सोचना कि उसका सही है मेरा गलत है, आपका कंडीशन के हिसाब से ये सही है। अगर आप उसको चेंज करके लिख दोगे ना तो आपका आंसर गलत आएगा ही आएगा। सो इसीलिए एकदम याद रखना है, दिमाग में बैठा कर रखना है कि हमेशा बोट का स्पीड माइनस पानी का स्पीड। क्लियर है? और जब कभी भी बोट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। क्या माइनस होगा? बोट का स्पीड माइनस पानी का स्पीड। अब आप लोग बोट का स्पीड क्या लिया है, पानी का स्पीड क्या लिया है, वो आप लोगों के ऊपर है। ठीक है। और ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। और इस केस में स्पीड किसका ज्यादा होगा? बोट का। क्लियर है सब कोई को? ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये कंडीशन हम लोग को समझ आ गया। देखो, एक दिन में हो सके तो एक ही क्वेश्चन करो, लेकिन ऐसा करो कि वो जिंदगी में और ना भूले। तो ये कंडीशन समझ आया कि नहीं? बहुत सारा क्या करता है ना, टीचर लोग ये चीज समझाता ही नहीं अच्छा से, बस समझा दिया, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म, आंसर खत्म, हो गया। लेकिन क्या फायदा जब बच्चा को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो क्या फायदा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर समझ नहीं आया तो मेरा वीडियो दोबारा से देख लेना, तब और अच्छा से, एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज में जाते हैं। तो एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का 1। तो क्या बोला है? रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, नीचे की तरफ जा रहा है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 घंटा में वो 20 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो 2 घंटा में यानी 2 आवर्स में 20 किलोमीटर कवर कर रहा है। ऊपर की तरफ जाएगा तो 2 घंटा में कितना कवर करेगा? कोई बता सकता है? एक अंदाजा। ऊपर से नीचे की तरफ आया तो 20 किलोमीटर कवर किया 2 आवर्स में, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो 2 आवर्स में कितना कवर करेगा? कोई अंदाजा। 20 किलोमीटर से कम करेगा, 20 किलोमीटर से कम करेगा। समझ आया? 2 घंटा में, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका स्पीड कम होगा कि नहीं? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका स्पीड कम होगा कि नहीं? तो डेफिनेटली वो 2 घंटा में कम डिस्टेंस कवर करेगा।
जैसे कि मान लो कि कोई एक गाड़ी वीआईपी से स्टार्ट किया, दो गाड़ी है, दोनों वीआईपी से स्टार्ट किया, एक का स्पीड ज्यादा है, एक का स्पीड कम है, तो फैंसी बाजार सबसे पहले कौन पहुंचेगा? स्पीड ज्यादा होने वाला वो कम समय लेगा और दूसरा वाला ज्यादा समय लेगा। समझ आ रहा है? सो सेम वे एक ही टाइम पे दोनों का डिस्टेंस अलग अलग होगा। जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा और जिसका स्पीड कम होगा वो डिस्टेंस कम कवर करेगा। यानी ऊपर से जब नीचे की तरफ आया तो 2 आवर्स में अगर 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, सो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वो 20 किलोमीटर से कम ट्रेवल करेगा। समझ आया? ओके, तो यहां पे क्या बोला है? Ritu can row downstream 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 किलोमीटर in 2 hours। सिर्फ 4 किलोमीटर जा सकेगा 2 आवर्स में क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्टिल का मतलब होता है रुका पानी पे, एंड द स्पीड ऑफ द करंट, करंट का स्पीड कितना और बोट का स्पीड क्या है। तो हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट be x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ, यहां पे क्या बोला? करंट बोला है तो करंट लेंगे। अगर वाटर बोलता तो वाटर लेते। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ बोट, ओ सॉरी माय मिस्टेक, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, स्टिल का मतलब होता है रुका हुआ, स्टिल वाटर, be x kilometer per hour and the speed of boat, and the speed of current, be y kilometer per hour। कोई डाउट? ओके, अब क्या बोला था क्वेश्चन में कि रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम बोला है। तो क्या मैं बोल सकता हूं स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू, जब बोट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो उसका स्पीड क्या होगा? प्लस होगा। तो यानी ये हो गया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और ठीक उसी तरीके से मैं कॉमा कॉमा लगा रहा हूं, आप लोग वर्ड में लिखना, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? तो y माइनस एक्स होगा, है कि नहीं? y माइनस एक्स होगा कि नहीं? x माइनस वाई होगा। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया ना कि बोट का स्पीड से ही करंट का स्पीड माइनस होता है, यानी पानी का स्पीड, यानी बोट का स्पीड माइनस पानी का स्पीड, ये हमेशा याद रखो। ठीक है? अच्छा, आप लोगों को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, करेक्ट? सबको को पता है ये? ओके, सो देखो पहला केस में, इन फर्स्ट केस, ठीक है, क्या बोला है? रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम, यानी नीचे की तरफ जा रहा है, यानी नीचे का स्पीड ये है। ठीक है? ठीक है, सो हमको पता है स्पीड है x प्लस वाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 किलोमीटर। और टाइम कितना लिया? 2 आवर्स। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हुआ कि नहीं? ये 2 कट गया यानी 10 हो गया, यानी हमारा इक्वेशन जो होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। कोई कंफ्यूजन? अब इन सेकेंड केस, ये कंडीशन याद रखो हमेशा सही होगा। इन सेकेंड केस अब क्या बोला था? एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर, ऊपर जाने का स्पीड क्या था? तो ये है ऊपर जाने का स्पीड, यानी x माइनस वाई, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है?
4/2, तो 2 और ये कट गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, लेट इट बी इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। सॉल्व करो, x का वैल्यू 6 आएगा, सॉल्व करो। लिख लिया यहां तक? लिख लिया ये? ओके, सॉल्व करो। आप लोगों को पता है कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करो। आपको बोट का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मिलेगा और पानी का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। हो गया? हो गया सबका? सो लास्ट में लिख लेना, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। लास्ट में लिख लेना, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। हो गया? तो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका? ओके, अभी ये क्वेश्चन हमने किया। अब पेज नंबर 65 में आओ, एग्जाम्पल नंबर 19 क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल नंबर 19 पेज नंबर 65 क्वेश्चन लिखो एग्जाम्पल का। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखना। ये एग्जाम में काफी बार आया है 4 मार्क्स के लिए, तो अच्छा से प्रैक्टिस करना है। अभी क्वेश्चन लिखो। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग होता है, अब क्या है इस केस में देखना है। मैं इतना साल से पढ़ा रहा हूँ, लास्ट 14 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। मैं एक ही चीज़ बच्चा को बोलता हूँ कि 1 घंटा में आप 1 या 2 क्वेश्चन ही करो, लेकिन ऐसे करो कि वो पूरी तरीक़े से समझ आए। ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमने 10 क्वेश्चन किया लेकिन पता चला कि एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो क्या फ़ायदा है? वो तो पूरा सिलेबस ख़त्म करने से भी कोई फ़ायदा है? पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं। करेक्ट या नहीं? तो अगर वैसे ही बात है तो सब कोई गाइड बुक लेकर गाइड बुक से देख देख के लिख लो, हो गया, खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा तो फायदा ही नहीं है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में बहुत बच्चा गलत करता। हाँ बोलिए। आप देखो ना, उसमें एग्जाम्पल्स दिया होगा रिफ्रेशर में ना, आप जहां से ये किया है। एक ही चीज है, एक ही चीज है। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए अगर बोला है तो आप माइनस करो दोनों से और फिर निकालो। ठीक है, दोनों से माइनस करो। रिमाइंडर बोला है ना कि रिमाइंडर इतना है, तो रिमाइंडर बोला है उतना है, तो उसमें दोनों में प्लस करो और फिर एलसीएम निकालो। स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो आप मेरे को क्वेश्चन देना, आप मेरे को क्वेश्चन सेंड कर देना लिख कर। हाँ, लिख कर क्वेश्चन सेंड कर देना, तो फिर मैं बता दूंगा कि कैसे करना है उसको। ओके, लिख लिया ये सब ने एग्जाम्पल नंबर 19? ओके, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, अच्छा से समझना। यहां पे क्या बोल रहा है, अ बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया ऊपर के तरफ, एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम,
ऊपर में 30 किलोमीटर गया है और नीचे में 44 किलोमीटर गया है इन 10 आवर्स। अब देखो ऊपर जाने का टाइम दिया हुआ है और नीचे आने का टाइम दिया है, यानी ऊपर और नीचे जाने आने में 10 घंटा लगता है। यानी हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स, ऊपर जाने और नीचे आने में टोटल टाइम लगता है 10 आवर्स। यानी हमको पता होना चाहिए कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा और नीचे आने में कितना टाइम लगा। ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आवर्स होगा कि नहीं? क्लियर है सब कोई को? बोला है कि ऊपर जाकर नीचे आने में उसको 10 आवर्स लगता है, तो डेफिनेटली ऊपर जाने में जितना समय लगा और ऊपर से नीचे आने में जितना समय लगा दैट विल बी 10 आवर्स, है ना? ओके ओके। और ठीक उसी तरीका से इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ऊपर 40 किलोमीटर जा सकता है, एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द बोट। तो यहाँ पे स्पीड निकालना है बोट का और स्ट्रीम का यानी पानी का। हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हम लोग स्टिल वाटर क्यों लेते हैं मालूम है? हम लोग स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्यों लिखते हैं मालूम है किसी को? स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, और रुका हुआ पानी में यू विल गेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट। रुका हुआ पानी में जो भी स्पीड होगा बोट का दैट विल बी द एक्चुअल स्पीड। अगर पानी मूव कर रहा है तो अगर वो स्पीड में मूव कर रहा है वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो डेफिनेटली माइनस होगा। तो इसीलिए रुका हुआ पानी में बोट को हम लोग लेते हैं, बोट का स्पीड रुका हुआ पानी में, क्योंकि वो एक्चुअल स्पीड निकलेगा। क्लियर है? सामने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ, यहाँ पे स्ट्रीम बोला है तो स्ट्रीम बोला है तो स्ट्रीम लेंगे, करेंट बोलने से करंट लेंगे, एंड द स्पीड ऑफ, एंड द स्पीड ऑफ करंट, सॉरी स्ट्रीम, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। बुक में जैसा देता है, मतलब क्वेश्चन में जैसा देता है, स्ट्रीम बोला है तो स्ट्रीम लो, करंट बोला है तो करंट लो। एक्चुअली में दोनों ही सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन में जैसा बोलता है वैसे ही लेना है। जैसे कि क्वेश्चन में रीता बोला है तो आपको रीता ही लेना है। आप कोई भी नाम लो, फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन रीता बोला है तो रीता ही लेना है। ठीक है? ओके, सो ये तो हो गया। अब हम लोग बोल सकते हैं स्पीड ऑफ बोट, लिखो स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम कितना होगा? स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई, हाँ x प्लस वाई, बोट का स्पीड प्लस पानी का स्पीड, सो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है? ठीक है। और ठीक उसी तरीका से, ठीक उसी तरीका से स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या होगा? x माइनस वाई, यानी बोट का स्पीड माइनस पानी का स्पीड, सो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे बढ़ूं? ओके, तो अब हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे देख लेना, सबको समझने का कोशिश करना। मैं इसी को काट देता हूँ यहाँ पे, ताकि यहीं पे मैं लिख सकूँ, पेज बचा सकूँ। ठीक है? ओके, तो इन फर्स्ट केस अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बोला था कि ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम है 10। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम, टाइम को अगर प्लस करें तो वो 10 होगा। ऐसे दिमाग लगाना है। तो हम लोग इस फॉर्मूला को चेंज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। कोई डाउट?
सो पहला केस में देखो, अ बोट गोस 20 किलोमीटर अप, सॉरी 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ऊपर गया है, यानी ऊपर जाने का टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है पहला केस में, देखो ऊपर जाने का डिस्टेंस कितना है, सो 30 बाय कहाँ जा रहा है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का स्पीड क्या है, x माइनस वाई, तो 30 बाय x माइनस वाई, ये हो गया ऊपर जाने का टाइम। कोई डाउट? देखो हम लोग को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। हम लोग टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ऊपर जाने में और नीचे आने में 10 घंटा लगता है, यानी जाने का टाइम और आने का टाइम अगर दोनों प्लस करे तो वो 10 आवर्स होगा। तो पहला केस में क्या बोला है, अ बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी हमको पता है टाइम कितना होगा ऊपर जाने का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस गया 30 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय स्पीड कितना होगा, स्पीड तो कहाँ जा रहा है वो, देखो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का स्पीड क्या है, x माइनस वाई। सो हो गया 30 बाई एक्स माइनस वाई, ये हुआ ऊपर जाने का टाइम, प्लस नीचे आने का टाइम, तो नीचे आने का टाइम भी होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है नीचे आने का, 44 बाई स्पीड कितना है नीचे आने का, x प्लस वाई इक्वल्स टू, तो ऊपर जाने का जितना टाइम है प्लस नीचे आने का टाइम, दोनों टाइम मिलाने से कितना होगा, 10 होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और कैमरा बंद हो गया होगा। सो ये क्लियर हुआ ना? ओके, सेम वे सेकेंड केस में, इन सेकेंड केस, अब सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, इन 13 आवर्स, 13 आवर्स लगता है, इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम वो है 13 आवर्स। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है ऊपर जाने का, सेकेंड केस में कितना है ऊपर जाने का डिस्टेंस, सो 40 बाय ऊपर जाने का मतलब x माइनस वाई, प्लस नीचे आने का हो गया 55 डिस्टेंस, और स्पीड हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। कोई डाउट? सो इस तरीका का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ये सेकेंड केस हो गया, ये फर्स्ट केस हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं लेट, आप देख सकते हो पहला वाला इक्वेशन में डिनोमिनेटर में पहला वाला का x माइनस वाई है, इसमें भी x माइनस वाई है, दूसरा वाला में x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है, यानी सेम है। तो हम मान लेते हैं लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू v। कोई डाउट? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 30u प्लस 44v, तो हम लोग लिख लेते हैं। सो क्या होगा, 30u प्लस 44v इक्वल्स टू 10, करेक्ट। और दूसरा वाला आप लोग अपना इक्वेशन में देखो, दूसरा वाला क्या होगा, 40u प्लस 55v इक्वल्स टू 13, करेक्ट। Let it be equation 1, let it be equation 2. Let it be equation 1, this is equation 2. ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को सेम बनाएंगे, तो u को सेम बनाएंगे। तो u को जब सेम बनाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वेशन 1 को 40 से इंटू किया, इक्वेशन 2 को 30 से। ये सब वो लोग करते हैं जिसका कॉन्सेप्ट नहीं है। 30 और 40 का एलसीएम लो, कितना होगा, 120। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इंटू करेंगे, 30 कितना था 120, तो इक्वेशन 1 को हम 4 से इंटू करेंगे और इक्वेशन 2 को 40 इंटू कितना 120, सो 3 से इंटू किया, सो ये हो गया।
अब इसको 4 से इंटू किया तो ये हो गया 120u प्लस 4 से इंटू किया तो ये हो गया आई थिंक 176 v इक्वल्स टू 40 और दूसरा वाला हो गया 3 से इंटू किया तो 120 प्लस 165 v इक्वल्स टू 3 से 39 ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये कट गया, ये दोनों को सॉल्व करने से कितना होगा 11v इक्वल्स टू 1 सो v इज इक्वल टू 1/11 क्लियर है अब इसको अब लिखो पुटिंग v इज इक्वल टू पुटिंग v इज इक्वल टू 1/11 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो v का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो सो 1 में पुट करने के बाद आपका यहाँ पे 4 1/5 आएगा सो u का वैल्यू 1/5 आया ना सबका सबका निकला ओके तो हमको u और ये मिल गया अब नाउ हमको पता है 1/x क्या था 1/x माइनस वाई 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू u और दूसरा वाला 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू v सो ये हो गया 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू u u कितना है u कितना है 1/5 इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और ठीक उसी तरीके से इसको भी लिख देते हैं 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू v का मतलब 1/11 ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 रेसिप्रोकल कर दिया लेट इट बी इक्वेशन 3 दिस इज इक्वेशन 4 इस तरीका का क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते थे हाँ डबल एलिमिनेशन या फिर डबल सब्स्टिट्यूशन या फिर डबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है ओके अब इसको सॉल्व करो आपको 8 मिलेगा सॉल्व करो x का वैल्यू 8 मिलेगा x का स्पीड 8 मिलेगा 8 किलोमीटर हाँ और दूसरा वाला भी सॉल्व करो 8 पुट किया तो 4 आएगा देखो थ्री है 3 y3 है हो गया अच्छा अब देखो आप लोगों का बुक में देखो वही सेम आंसर ही होगा जहां तक मेरे को पता है हाँ तो यहाँ पे देख सकता है आप पेज नंबर 67 में द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर हमारा भी 8 किलोमीटर पर आवर निकला एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर हो गया सही है क्लियर क्लियर ओके नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 रेडी रेडी सबको क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सो यहाँ पे क्या बोल रहा है 2 वोमेन एंड 5 मैन ठीक है 2 वोमेन एंड 5 मैन यहाँ पे वोमेन्स नहीं लिखते हैं हाँ कुछ में इंग्लिश में जैसे कि वोमेन्स नहीं लिखते हम लोग वोमेन वोमेन का मतलब हुआ अगर ए हुआ WOMAN अगर ए हुआ MAN होता है तो इसका मतलब है एक औरत का बात कर रहा है और EN अगर हुआ MEN यानी एक से ज्यादा का बात कर रहा है ठीक है वैसे ही लड़का में भी वही है सो बोल रहे 2 वोमेन
and 5 men, 2 औरत और 5 आदमी can together finish an embroidery work in 4 days. 2 औरत और 5 आदमी मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को, एम्ब्रॉयडरी मतलब जानते हो ना, जैसे कि कपड़ा में डिजाइन बनाता है ना, तो उसको एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है। तो एम्ब्रॉयडरी काम करता है 4 दिन में, मतलब कुछ एक काम है, क्या काम है हमको नहीं पता, लेकिन उस काम को 2 औरत और 5 आदमी मिलकर खत्म कर देता है 4 दिन में, ठीक है। वाइल 3 वोमेन एंड 6 मेन, 3 औरत और 6 आदमी, आदमी बढ़ गया औरत भी बढ़ गया, तो डेफिनेटली वो काम को कम समय में करेगा। सो वाइल 3 women and 6 men can finish it in 3 days, 3 दिन में खत्म करता है, ठीक है। पहला केस में क्या बोला है, 2 औरत और 5 आदमी 4 दिन में खत्म करता है, और दूसरा केस में बोला है 3 औरत और 6 आदमी 3 दिन में खत्म करता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वोमेन, ठीक है, 1 वोमेन अलोन। अरे 1 वोमेन मतलब तो अलोन ही होता है ना, है कि नहीं, बुक वाला भी गलत लिखता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वोमेन होने से तो हो गया, अलोन का क्या मतलब, एक आदमी अकेला, अरे एक आदमी तो अकेला ही होता है कि नहीं। ये लोग बुक में क्वेश्चन गलत किया, बट काम नहीं है इन लोगों का, फालतू। अच्छा, तो हम लोग मान लेते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वोमेन टू फिनिश द वर्क। एक औरत अकेला अगर काम करेगा तो उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा। और ठीक उसी तरीका से एंड ऑल्सो डेट टेकन बाय 1 मैन अलोन बोल रहे फिर से, एक आदमी अगर अकेला काम करे तो कितना दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है, यानी आपको टाइम निकालना है। तो हम मान लेते हैं, लिखो लेट द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, let the time taken by 1 woman, woman लिखेगा तो an होगा, हाँ, let the time taken by 1 woman, alone लिखने का जरूरत नहीं है, हाँ, let the time taken by 1 woman to finish the work, to finish the work, finish the work, be x days, x days, x days लगाता है, ठीक है, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से एंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क बी y डेज, हमने y डेज मान लिया कि लड़का y डेज में खत्म करेगा। क्लियर है यहां तक। कॉमा मत लगाना, वर्ड में लिखना। मैं टीचर हूं, मैं लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे को एग्जाम में नहीं बैठना है, मेरा मार्क्स कोई नहीं काटेगा। हो गया, हो गया। काटेगा बोला तो एक क्वेश्चन याद आया। एक बार एक टीचर क्लास में 8 लिखता है और बोलता है कि इसको आधा काटेगा तो क्या होगा। तो एक स्मार्ट बच्चा क्या बोलता है कि इसको काटेगा तो 0 0 होगा या तो फिर 3 3 होगा। टीचर भी कंफ्यूज हो गया, ये कैसे हुआ, इसको आधा काटेगा तो आधा काटेगा मतलब यहां से काट दिया था, 2 0 हुआ कि नहीं।
और अगर ऐसे काटा तो 2 3 होगा कि नहीं? हाँ हाँ, कॉमन सेंस का बात है ये। ऐसे जनरली इसका आधा करेगा तो 4 होता है, बट कॉमन सेंस कि अगर इसको दूसरा तरीका से सोचा जाए, सबका सोच यही है कि 8 का आधा क्या होगा, तो 8 का आधा क्या होगा, 4 होगा, लेकिन 8 का आधा ये भी हो सकता है। ओके, ये हमने लिख लिया कि लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश द वर्क बी x डेज, और ठीक उसी तरीका से आदमी का लिख लिया y। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, 2 आदमी, यानी 2 आदमी, कोई भी 2 आदमी मिलकर एक दिन में काम करता है। ठीक है, 2 आदमी मिलकर एक दिन में काम करता है। ठीक है, कोई भी एक काम है एक दिन में करता है। अगर एक आदमी काम करेगा, एक आदमी अगर काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 2 डेज। 2 डेज। एक अगर करता है, दो अगर करता है तो एक दिन लगता है, अकेला करेगा तो डबल नहीं हो जाएगा क्या? अगर इस चीज को उल्टा कर दे, एक दिन में, ठीक है, नहीं इसको ऐसा कर देता है, एक मिनट, हाँ, इसको थोड़ा सा अलग तरीका से समझाते हैं। जैसे कि 5 दिन का काम, नहीं इस तरीका से नहीं होगा, रुको थोड़ा फ्रेम करने दो अच्छा से। हाँ, समझ आना जरूरी है ना, इस तरीके से करेगा कंफ्यूज होगा। एक मिनट, इसको हम लोग सोच सकते हैं, ये मतलब वर्क एंड टाइम का बात है। ठीक है, वर्क एंड टाइम। तो जैसे कि वर्क एंड टाइम, हाँ, जैसे कि 5 डेज होगा तो फिर तो वही होगा ना काम। देखो ध्यान से सुनना, हाँ, वर्क डन इन 5 डेज, वर्क डन इन 5 डेज मान लेते हैं 1 है, हाँ, यानी वर्क डन इन 5 डेज, 5 दिन में एक कंप्लीट काम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, 5 दिन में उसको कंप्लीट करते हैं। वर्क डन इन 5 डेज इक्वल्स टू 1, यानी हम लोग 5 दिन काम करने से वो पूरा एक काम खत्म हो जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन इन 1 डे, एक दिन का काम क्या होगा, 5 कैसे होगा, वो 1/5 होगा ना, 1/5 काम करेगा, क्योंकि 5 दिन काम करेगा, एक दिन का ये हुआ, 5 दिन का काम होगा यानी इंटू 5 होगा, तो 5 इंटू करने से 1 होगा, यानी हाँ अब आ रहा है, यानी वर्क डन इन 5 डेज, 5 दिन का काम अगर एक खत्म करता है एक बार में, तो एक दिन का काम जो होगा वो 1/5 होगा। ठीक है, सो सेम वे यहाँ पे देखो क्या था कि टाइम टेकन, लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश द वर्क बी x डेज। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय वन वुमन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगा,
देखो ये क्या बोल रहा है, टाइम टेकन बाय वन वोमेन, ठीक है, एक औरत जो है काम खत्म करने में x डेज लेता है, राइट। टाइम टेकन बाय वन वोमेन, एक औरत जो है उस चीज को खत्म करने में x डेज लेता है। सो वर्क डन बाय वन वोमेन इन वन डे, एक दिन का काम क्या होगा, 1/x होगा कि नहीं? समझ आया या नहीं आया? जैसे यहाँ पे हमने किया ना एक दिन का काम, सो वर्क डन, ये तो कितना डेज में कर रहा है, x डेज में कर रहा है ना, सो एक दिन का काम क्या होगा, 1/x होगा कि नहीं? ठीक उसी तरीके से वर्क डन बाय वन मैन, और सॉरी ये ए होना चाहिए, मैन इन वन डे, एक दिन का काम क्या होगा इसका, 1/y, डेज नहीं है, ये काम है, ये डेज नहीं है, ये काम है। सो वर्क डन बाय वन वोमेन इन वन डे, 1/x, ये इतना काम कर रहा है, काम डेज में नहीं होता है, ठीक है, और ये 1/y है। अच्छा अब ध्यान से देखना, ये एक औरत का काम है और ये एक आदमी का काम है, ध्यान से सुनना। इन फर्स्ट केस पहला केस में क्या बोला है, 2 औरत और 5 आदमी काम कर रहा है एक साथ, एक साथ मतलब प्लस, कितना औरत है, 2। यहाँ पे एक औरत का काम कितना है, 1/x, सो 2 औरत का काम क्या होगा, है? एक औरत है, एक औरत का काम है 1/x, सो 2 औरत का इंटू 2 होगा ना, 1/x इंटू 2, यानी आपने बोला 2/x बोला, सॉरी आपने बोला 1/2x, दैट इज अ मिस्टेक। अच्छा वाट एवर छोड़ो, ठीक है। तो अगर एक दिन का काम इतना है, एक औरत का काम इतना है एक दिन का, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 औरत है ना, सो इंटू 2 करेंगे, तो 2 इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2/x की नहीं, समझ आया? समझ आ रहा है ना नहीं आ रहा है? सो ये 2 औरत का काम हो गया, प्लस 2 औरत का काम हुआ एक दिन का, ठीक है, प्लस कितना आदमी काम कर रहा था, 5, यानी 5/y, यानी ये 2 औरत का एक दिन का काम हुआ, ये 5 आदमी का एक दिन का काम हुआ, इक्वल्स टू, सो एक दिन का काम होना चाहिए, तो यहाँ पे काम कितना दिन कर रहा है, 4 डेज ना, सो डेट विल बी 1/4, 1/4, ये एक दिन का काम हुआ ना, 2 औरत का एक दिन का काम, 5 आदमी का एक दिन का काम, तो ये एक दिन का काम इतना होगा ना, 1/4 डेज होगा कि नहीं? समझ आया ना नहीं आया? क्योंकि ये भी तो वर्क में आएगा ना, एक दिन का काम क्या होगा, 1/4 होगा। अच्छा अब इन सेकेंड केस में क्या बोला था, कितना औरत काम कर रहा है, 3, यानी 3/x प्लस 6 आदमी यानी 6/y इक्वल्स टू कितना दिन में काम खत्म कर रहा है, 3 डेज यानी 1/3। कोई कंफ्यूजन? अब इसको मान लेते हैं, लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v, क्योंकि पहला दोनों में x नीचे है, दूसरा में भी y नीचे है, तो 1/x, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला इक्वेशन को, पहला इक्वेशन को, हाँ 2u प्लस 5v इक्वल्स टू 1/4, और दूसरा वाला को लिख सकते हैं 3u प्लस 6v इक्वल्स टू 1/3। कोई डाउट? ओके अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मैंने काफी बार बोला है कि नीचे में कोई चीज फ्रैक्शन में मत रखो,
तो हम क्या करेंगे, 4 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 8u प्लस कितना 20v इक्वल्स टू 1, और दूसरा वाला में 3 से इंटू करेंगे तो ये हो गया 9u प्लस 18v इक्वल्स टू 1। लेट इट बी इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। किसको सेम करना है, u को करो, वो छोटा नंबर है, ये तो काफी बड़ा है ना, टाइम लग जाएगा, तो ये दोनों को करो। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या से, 9 से, और इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। सो इसको 9 से किया तो 9 8 जा 72u प्लस 9 20 जा 180v इक्वल्स टू 9, और यहाँ पे हो गया 72u प्लस 18 8 जा कितना होगा 144, क्या 8 144 होगा ना, हाँ या ना, 18 8 जा 144 होगा कि नहीं। सो ये माइनस कर दिया, सो ये क्या चला गया, ये दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 36v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1/36। ठीक है, ठीक है। इसको आप किस में पुट करोगे, इक्वेशन 2 में पुट करो, इक्वेशन 2 में पुट करो। तो मैं यहीं पे कर देता, इक्वेशन 2 में पुट किया तो पुट करने से ये हो गया 9u प्लस 18 इंटू 1/36 इक्वल्स टू 1। ये कट गया, 18 1 जा 18 2 जा, ठीक है। आप देख सकते हो नीचे में क्या है, 2 है कि नहीं, 2 है कि नहीं डिनोमिनेटर में, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 से मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 18u प्लस 1 इक्वल्स टू 2। समझ आया। अब इसको 18u इक्वल्स टू 1 हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू 1/18। क्लियर है। नाउ 1/x इज इक्वल टू क्या था, u था, जगह नहीं है मेरे पास, हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/x इज इक्वल टू u का मतलब 1/18, यानी x इज इक्वल टू 18। समझ आया, समझ आया। हाँ, और फिर दूसरा वाला भी निकाल लो, 1/y इज इक्वल टू v, 1/y इज इक्वल टू 1/18, सॉरी 36। हो गया ना। सो आप लोग लास्ट में लिखोगे देयरफॉर टाइम टेकन बाय वन वोमेन, therefore the time taken by one woman to finish the work therefore the time taken by one woman to finish the work equals to कितना होगा 18 days। हाँ, और वैसे ही दूसरा वाला का मैन का भी लिख लो। हाँ, आदमी लोग कामचोर है, जो कामचोर का बात नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी का काम है, एम्ब्रॉयडरी का काम औरत लोग ज़्यादा अच्छा करता है, ठीक है।
जनरली एम्ब्रॉयडरी का काम जो है घर में अगर आप लोग देखोगे तो एम्ब्रॉयडरी का काम कौन करता है? मम्मी करता है या दीदी करता है या बहन करता है कि नहीं? तो उन लोगों का हैबिट होता है, तो वो लोग जल्दी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकता, हम लोग भी कर सकता है, लेकिन हम लोग को टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए औरत को कम समय लगा, आदमी को ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है? ठीक है? ओके।